गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछला बार घोल यानी विलयन चैप्टर में हमने बताया था मोलरिटी के बारे में। इसके अलावा मोलरिटी मोल फ्रैक्शन के बारे में। यह जो चैप्टर बता रहे हैं यह 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का विलयन चैप्टर है। तब ऑनलाइन क्लास लॉकडाउन के कारण बताया जा रहा है। तब इसमें बताया गया था फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी, परसेंटेज वेट एंड वॉल्यूम ये बता चुके थे। इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी था, वो भी बताए थे। लेकिन देखते एक न्यूमेरिकल और फिर आगे बढ़ जाएंगे। 800 ml कोई घोल है, कोई घोल है उसका 800 ml है, जिसमें सोडियम नाइट्रेट का 0.04 ग्राम घोला हुआ है। तब कहता है कि इसका फॉर्मेलिटी ज्ञात करें। तब फॉर्मेलिटी को ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना होगा कि सोडियम जो नाइट्रेट है इसके द्रव्यमान ज्ञात करना है। NaNO3 ये है सोडियम। सोडियम का हो गया 23 प्लस नाइट्रोजन का हो गया 14 भार, ऑक्सीजन का हो गया 16 गुना 3। देखिए ये 3 तत्वों के मिलने से बना है सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का आणविक द्रव्यमान होता है एक का 23, एक का 14 और एक का 16। यहाँ 3 है, 16 48 रहेगा। और 24 जोड़ 14 और जोड़ 48, इतना सब के जोड़ दीजिए। 8 4 12 4 16, बाकी 5 1 छोड़ 2 86 आ गया इसका आणविक द्रव्यमान। अब भारों की संख्या NaNO3 के भारों की संख्या बराबर मात्रा बटा अनुभार यानी 4.04 by 86। इतना को आप भाग दीजिएगा तो 0.047 ये आएगा। अब घोल का आयतन, घोल का आयतन, घोल का आयतन हो गया 0.047 बटा 800 और गुना 1000। इसी को हल किया जाए। 4 और 5 गुना कर दीजिए। 7 5 35, 4
पच्चीस 20 3 23 2 अब 4 ये हो गया 0.5 इतना आ गया आयतन। इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मेलिटी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि फॉर्मेलिटी जो बताए हैं उसी के आधार पर एक न्यूमेरिकल हुआ कि 800 ml कोई घोल है, इस घोल में सोडियम नाइट्रेट की मात्रा घुला हुआ है कितना ग्राम, तो 4.04 ग्राम। तब इसकी फॉर्मेलिटी कहता है निकालने के लिए। तो यहाँ पर हो गया पहले सोडियम का जो नाइट्रेट है उसका आणविक द्रव्यमान हो गया 86, सोडियम नाइट्रेट के भारों की संख्या हो गया क्या, तो इसकी मात्रा बटा अनुभार, तो मात्रा है 4.04 और इसका आणविक द्रव्यमान है 86, आ गया 0.047। अब देखिए इसका आयतन, आयतन ही फॉर्मेलिटी में आता है। तब ये हो गया 0.047 बटा 800 गुना 1000 हल करके आए 0.57। देखिए इसके आगे क्या होगा जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहले ही बताया जा चुका है कि पदार्थ की अवस्था के आधार पर यानी ठोस, द्रव और गैस के आधार पर घोल 9 प्रकार के होता है जो हम आपको बता चुके हैं। अब देखना है कि घुलनशीलता के आधार पर जो घोल होता है वह 3 प्रकार के होता है। घुलनशीलता यानी सोल्युबिलिटी, विलेयता के आधार पर जो घोल होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। तो एक टर्म आ गया इसमें सोल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता। दीज आर थ्री टाइप based on solubility यानी घुलनशीलता के आधार पर घोल का प्रकार यह 3 प्रकार का होता है। पहला सैचुरेटेड, सॉल्यूशन, संतृप्त घोल, पहला है संतृप्त घोल। अब संतृप्त घोल किसको क्या बोलेंगे, तो जब किसी घोलक में घुल की मात्रा को डालते हैं, घोलक कहते हैं पानी को और घुल कहते हैं घुलने वाला चीज, चीनी, नमक, नौसादर, ये सभी घुल है। घोलक जिसमें घुलता है और घुल जो घुलता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब किसी घोलक में घुल की मात्रा को डालते हैं तब पूरा पूरा वो घुल जाता है और घुलने की क्षमता उसमें नहीं रहता है, तब उसे ही हम लोग कहते हैं संतृप्त घोल।
दूसरा शब्द में समझिए, संतृप्त के मतलब संतुष्ट। जैसे हम किसी के यहां गए, वहां मिला खाने के लिए, हमको इतना मिला खाना कि मेरा पेट भी भर गया और उसके यहाँ खाना भी झड़ गया। अब सोचिए वैसे में क्या लगा, उसको भी लगा कि चलो हमें इज्जत बचा, हमको भी लगा कि पूरा खिलाया, यानी हम भी खुश वो भी खुश। इसके मतलब क्या हुआ कि जब किसी घोलक में घुल के मात्रा को डालते हैं तो पूरा पूरा घुल जाता है और घुलने की क्षमता उसमें नहीं रहता है, तो वैसे घोल को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए वैसा घोल जिसके घोलक में घुल की मात्रा को डाला जाता है, तब वह पूरा का पूरा घुल जाता है। और घुलने की क्षमता नहीं पाया जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ये हो गया कि जब किसी घोलक में, यानी घोलक माने पानी, घुलाने वाला, घोलक में घुल के मात्रा को डालते हैं तो वह पूरा पूरा घुल जाता है और उसमें घुलने की क्षमता नहीं पाया जाता है, तब वैसे घोल को हम लोग संतृप्त घोल कहते हैं। दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब हो गया असंतृप्त घोल। असंतृप्त असंतृप्त घोल पहले हुआ संतृप्त घोल और दूसरा है असंतृप्त या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा कि जब किसी घोलक में, यानी घुलाने वाला चीज, पानी, केरोसिन, ईथर, ये सभी हो गया घोलक। तो जब किसी घोलक में घुल के मात्रा को डालें तो घुल जाए, लेकिन और घुलने की उसमें क्षमता बरकरार रहे। जिससे कहने का मतलब ये हुआ कि किसी के यहां हम गए, खाना मिला, लेकिन वो खाना देते जा रहा है, हम अभी खाते जा रहे हैं, उसे खाना भी झड़ गया, हमको पेट भी नहीं भरा, तो हम भी खुश नहीं है, वो भी खुश नहीं है। उसको भी लग रहा है कि किधर से आ गया, अपना खा लिया। हमको भी लगा कि यदि उसके पास है नहीं तो हमको क्यों बुलाया, दोनों ना खुश। इसका मतलब यही समझिए कि मतलब सैचुरेटेड, संतृप्त का मतलब खुश हुआ, संतुष्ट हुआ, और असंतृप्त का मतलब क्या हुआ, खुश नहीं हुआ, यानी असंतुष्ट हुआ। तो जब किसी घोलक में घोले के मात्रा को डालते हैं
तब पूरा घुल जाता है, लेकिन और घुलने की क्षमता बरकरार रहता है। तब वैसे घोल को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब किसी घोलक में घुल की मात्रा को डाला जाता है, तब वह पूर्ण रूप से घुल जाता है और घुलने की क्षमता पाया जाता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन असंतृप्त, ये दो तरह हो गई, एक हो गया संतृप्त घोल और दूसरा हो गया असंतृप्त घोल। तो संतृप्त घोल में हो गया क्या कि जिसमें घोलक रहेगा, घोलक में घुल के मात्रा को डालेंगे, पूरा पूरा घुलेगा और घुलने की क्षमता नहीं होगी। लेकिन इसमें देखें कि पूरा पूरा घुला लेकिन और घुलने की क्षमता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग असंतृप्त घोल। अब देखते हैं तीसरा, अति संतृप्त। अति संतृप्त, अति का मतलब ज्यादा, अति का मतलब ज्यादा। जैसे कभी कभी देखे होंगे कि एक पात्र में आप पानी ले लीजिए और उसमें चीनी डाले, घुल गया, और डाले और घुल गया। लग रहा है कि जितना डालेंगे वो घुलते चल जाएगा, लेकिन नीचे में क्या होता है, बैठ जाता है चीनी, पूरा रूप से घुलता नहीं है। यानी जब किसी घोलक में घुल के मात्रा को डालते हैं तब वह घुल, जितना सामर्थ्य है उतना घुलता है, लेकिन इसके अलावे उसके जल के अंदर या घोलक के अंदर यूं ही रह जाता है, तब उसको हम लोग कहते हैं अति संतृप्त घोल। जैसे इसको बोल सकते हैं ज्यादा खुश, पहला हुआ संतुष्ट, दूसरा असंतुष्ट और तीसरा ज्यादा संतुष्ट। अति संतृप्त का मतलब क्या हुआ, ज्यादा संतुष्ट। कैसे हो सकता है, जैसे हम किसी के यहाँ गए, वहां मिला खाने के लिए, वो खाए कुछ थैली में और कुछ इधर उधर लेकर के आए। तो अब सोचिए वैसी हालत में हम तो ज्यादा ओवर हो गए, हैप्पी, खुश कि चलो हम भी खाएंगे, हमारे घर के लोग भी खाएंगे। तो उसी प्रकार से जब किसी घोलक में घुल की मात्रा को डालते हैं तब वो घुल तो जाता है, लेकिन इसके अलावे नीचे बैठा हुआ जो कहते हो रह जाता है, यानी घुलता पूरा नहीं है। तो वैसे घोल को हम लोग अति संतृप्त कहते हैं। वही पार्ट नहीं घुलेगा जो आवश्यकता से ज्यादा होगी। तो इसमें लिखना होगा जब
किसी घोलक में घुल की मात्रा को डालते तब वह पूर्ण रूप से घुलता है, लेकिन ज्यादा घुल डालने पर घोलक में शेष रह जाता है। वैसे घोल को अति संतृप्त घोल कहते हैं। ये हो गया 3 तरह के घोल। अभी बोले एक संतृप्त घोल, दूसरा अति संतृप्त, माने या तीसरा कह सकते हैं या संतृप्त। जैसे बोलिए पहला संतृप्त सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त और तीसरा अति संतृप्त। यानी उसको दूसरा रूप में समझे हम कि एक हो गया संतुष्ट, दूसरा असंतुष्ट और तीसरा अति संतुष्ट। पहला में हुआ कि किसी घोलक में घुल के मात्रा को डाले, वो पूरा के पूरा घुल गया और घुलने की क्षमता नहीं है। दूसरा में डाले, बोले कि किसी घोलक में घुल के मात्रा को डाले तब उसमें और घुलने की क्षमता बरकरार रहता है, असंतुष्ट। तीसरा कि जब किसी घोलक में घुल के मात्रा को डालेंगे तब वह घुल तो जाएगा, लेकिन ज्यादा डाल देने पर वह नीचे बैठा हुआ रह जाएगा, तब उसे हम लोग अति संतृप्त घोल कहते हैं। अब देखते हैं आगे कि घुलनशीलता है क्या। सॉल्युबिलिटी माने घुलनशीलता। या इसी को कहते हैं विलेयता। घुलनशीलता या विलेयता। कहता है एसटीपी पर घुलनशीलता क्या है, तो एसटीपी पर वह आयतन है जो दिए हुए ताप एवं दाब पर या वायुमंडलीय दाब पर घोलक के इकाई आयतन में घुलकर घोल को बनाता है। यानी एसटीपी पर वह आयतन है जिसके दिए हुए मिलते हैं। किसी गैस का एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड
प्रेशर, STP पर वह आयतन है, वह वॉल्यूम है जो दिए हुए था दिए हुए ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब पर घोलक के इकाई आयतन में घोलक के इकाई आयतन में घुलकर घोल का निर्माण करता है, सोल्युबिलिटी का। ये हुआ सोल्युबिलिटी, अनिघुलनशीलता के परिभाषा। अनिघुलनशीलता क्या है? अनिघुलनशीलता कहिए, उसको विलेयता कहिए। तो इसके बारे में यही लिखे कि किसी भी गैस को घुलना है, ठोस को द्रव को नहीं, किसी भी गैस का STP पर, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं, वह आयतन जो दिए हुए ताप एवं वायुमंडलीय दाब, दिए हुए ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर घोलक के इकाई आयतन में घुलकर घोल का निर्माण करता है, सोल्युबिलिटी कहलाता है। अब देखना है घुलनशीलता है, तो घुलनशीलता को कौन कौन प्रभावित करता है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो ताप है, ताप को बढ़ाते हैं तो गैस की घुलनशीलता में कमी होती है। दाब है, वही बात होता है कि दबाव को बढ़ाने पर भी, देखिए गैस के दाब को सिर्फ बढ़ाइएगा तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगी, लेकिन घुलनशीलता में कमी आ जाती है। तो ताप हो गया, दाब हो गया, इसकी अवस्था हो गई। तो ये सभी कुछ प्रभावित करने वाले कारक हैं जो देखेंगे हम लोग आगे दिन। आज काम रहने के कारण कुछ कम ही सही, या जो क्लास चल रही है आइडियल कोचिंग सेंटर सोसराय यूनाइटेड बैंक के ATM के ऊपर केशवजन से चल रही है। ऑफलाइन क्लास भी वहां चलती है, वो भी लॉकडाउन के बाद चलेगी सरकार के आदेश के अनुसार। अभी ऑनलाइन ही पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और तब तक के लिए कल पुनः 11 बजे अपीयर होंगे। ठीक, थैंक यू।